मेरी सहेली एक लड़के से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गई तो साथ मुझे भी जबरदस्ती ले गई। वो लड़का मुझे कुछ मशकूक लगा। वो हमें होटल के एक कमरे में ले गया जहां पहले से ही एक और लड़का मौजूद था। अभी हमें कमरे में कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सामने पुलिस ने छापा मार दिया। पुलिस मुझे पकड़कर थाने ले गई और फिर मेरी अम्मी और अब्बू जब थाने आए तो फोन की घंटी बजी। आवाज आई, आपकी बेटी थाने में है। थाने में? हाय, मैं मर गई। क्यों? आप कौन हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? क्या किया है मेरी बेटी ने? मेरी बात कराएं उससे। आप झूठ बोल रहे हैं। इधर दो मुझे फोन। अकबर साहब ने अपनी बेगम से फोन छीनते हुए कान से लगाया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जुबान संभाल कर बात करें। आप लोगों से अपनी लड़कियां नहीं संभाली जाती और हम अपनी जुबान संभालें। पहले अपनी लड़कियों को लगामे डालें, फिर बात करें। इंस्पेक्टर ने अपनी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब देते हुए फोन पटक दिया। क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो? मुझे थाने जाना होगा। अकबर साहब अजरा की बात नजरअंदाज करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। चलो बैठो इधर सर जी। उनके गेट से कदम बाहर रखते ही एक पुलिस मोबाइल आकर रुकी और उन्हें धकेलते हुए गाड़ी में बैठने को कहा। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग इन्हें? मेरी बेटी कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? वो अजरा की बातों के दौरान ही फुर्ती से उन्हें गाड़ी में बिठा कर निकल गए। अजरा बेगम और उनकी बड़ी बेटी शुबाना की हालत गैर हो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 घंटे दोनों खामोशी से कमरों के चक्कर लगाती रही। ठीक 2 घंटे बाद पुलिस मोबाइल की आवाज पर वो दोनों गेट की तरफ लपकी। पुलिस के चंद सिपाहियों के साथ उन्होंने अकबर साहब और तहमीना को उतरते देखा। मोहल्ले की मस्जिद से मगरिब की आजान सुनाई दे रही थी। आसपास बहुत चहल पहल थी। मोहल्ले के लोगों ने और पास पड़ोस की औरतों ने ये मंजर बहुत वाज़े देखा था। किसी बात के पीछे चाहे कोई बहुत कड़वी सच्चाई ना भी पोशीदा हो, मगर देखने वाली आंख इसी मंजर से मफहूम अखज करती है जो उसे दिखाई दे रहा हो। चाहे वो सही हो या गलत, सोचने वाला जहन वही सोचना पसंद करता है जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही हो। क्या कहा उन लोगों ने? कहाँ थी ये? क्या किया है तुमने? अजरा बेगम उसे दोनों बाजुओं से झंझोड़ रही थी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे यकीन करें, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। अब्बू प्लीज। उसने अकबर साहब को सर झुकाए कमरे में जाता देखा। वो अभी तक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। कॉलेज बैग और किताबें सोफे पर रखते हुए उसने अब्बू की तरफ जाना चाहा। इस वक्त मुझे तन्हा छोड़ दो, कोई मेरे पास ना आए। मगर अब्बू, क्या किया है तुमने? मुझसे बात करो। बाप का सर निदामत से झुका हुआ है। देख तहमीना, तेरे साथ साथ मैं भी मर गई हूँ आज। तेरा बाप मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आखिर मुंह खोलते क्यों नहीं हो तुम? क्या करके आई हो तुम? अजरा बेगम दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए सर थामती हुई सोफे पर ढह सी गई। अम्मी, मेरे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। इस सारे मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने भी यकीन ना किया तो मैं मर जाऊंगी। तहमीना उनके पास फर्श पर बैठ गई। शबाना, मैं अल्लाह रसूल की कसम खाती हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मेरी गलती है, एक छोटी सी गलती जिसकी आने वाले वक्त में सजा का सोच के ही दिल कांप रहा है। तहमीना माँ के घुटनों को पकड़े शुबाना से फरियाद कर रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। जिस चीज की आवाज आ रही थी वो थी उन तीनों की सिसकियां। आज बड़ी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी आया करो, मेरी क्लास ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाती है। तहमीना ने सलमा को देखते ही बोलना शुरू कर दिया। बस यार, वो तैयारी में देर लग गई। तुम्हें तो रोज ही देर लग जाती है, मुझे क्यों नहीं लगती? और तुम इतना तैयार क्यों होती हो? हम कॉलेज जाते हैं, किसी फैशन शो में नहीं, और आज कुछ ज्यादा ही तैयार हुई हो। क्यों? तहमीना अपनी फिक्री सादगी में बोलती चली गई। वो दोनों बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। सलमा उसके घर की पिछली गली में रहती थी। तहमीना घर से कुछ फासले पर अपनी गली के कोने में खड़े होकर उसका इंतजार करती और फिर दोनों साथ बस स्टॉप पर जाती। दोनों एसएससी पार्ट 2 में की कॉलेज से पढ़ रही थी। अलबत्ता दोनों के सेक्शन अलग थे। इसी तरह दोनों कॉलेज से वापस भी साथ ही आती थी।
तेज चलो, इतनी आहिस्ता क्यों चल रही हो? अब यहाँ रुक क्यों गई हो? पता भी है यहाँ कैफे है? सुबह इस जगह नाश्ते के लिए मर्दों का कितना रश होता है। सलमा ने कैफे में चाय पीते मुजम्मिल को देख लिया था। मुजम्मिल भी उसे देखकर कुर्सी से खड़ा हो गया था। वो तहमीना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो आज मेरी एक दोस्त के भाई ने मुझे लेने आना है। मेरी दोस्त बीमार है, मैं उसके घर जाऊंगी, फिर उसका भाई मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देगा। सलमा ने नजरें चुराते हुए धीरे धीरे बताया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी दोस्त ने अपने भाई को तुम्हें लेने भेज दिया और तुम भी जाने के लिए राजी हो? क्या वो गाड़ी पर आया है? तहमीना अपने घर के माहौल की वजह से बहुत सादा तबीयत रखती थी। नहीं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर? तुम एक नामहरम के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाओगी? नहीं, तुम उसे मना कर दो। अगर तुम्हारी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है तो कॉलेज से वापसी पर हम दोनों साथ चले जाएंगे उसे देखने। नहीं, उसने कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म जमा कराना है, मैंने वो लेना है उससे, इसलिए मिलना जरूरी है। तहमीना ने बेतासुर चेहरे से उसे देखा। कोई सलमा से ये पूछे कि कॉलेज में इस वक्त कौन से दाखिले हो रहे हैं और फॉर्म उसका भाई उसे लाकर क्यों नहीं दे सकता था? इसके लिए उसका दोस्त के भाई के साथ जाना क्यों जरूरी था? तहमीना शक में जरूर पड़ गई थी। वो कुछ कहने ही वाली थी जब मुजम्मिल उनके करीब आ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने गहरी नजरों से दोनों को देखते हुए सलाम किया। आपकी सहेली भी हमारे साथ चलेगी? मुजम्मिल ने उसके चेहरे पर नजरें मरकूज करते हुए पूछा। नहीं, ये बस पर जाएगी। नहीं, सलमा भी मेरे साथ बस पर जाएगी, मैं अकेले कॉलेज नहीं जाती। सलमा और मैं आपकी बहन को मिलने शाम को अम्मी के साथ आएंगे। तहमीना बहुत नेक लड़की थी। वो सलमा की बातों पर यकीन कर चुकी थी, मगर उसकी छठी हिस्स उसे किसी गलती की तरफ इशारा भी कर रही थी। मेरी बहन? मुजम्मिल ने माथे पर बल डाले। नहीं तहमीना, मैंने कहा ना, मैं दूसरे पीरियड तक कॉलेज आ जाऊंगी, तुम बस पर चली जाओ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, वो इंतजार कर रही है मेरा। सलमा ने फिर वही बात दोहराई। तहमीना ने दोनों की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बेफिक्र रहे, मैं आपकी सहेली को खैरियत से कॉलेज छोड़ दूंगा। इस बार मुजम्मिल ने मुदाखलत की। तहमीना अभी भी सलमा की तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। वो उसके चेहरे को पढ़ना चाहती थी, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, अलबत्ता खामोशी से बस ताक की तरफ चल पड़ी। उसने 2 कदम चलकर पीछे मुड़कर देखा, दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। फिर वो तेज कदम उठाती बस ताक की तरफ चलने लगी। उसने दूसरे पीरियड के बाद सलमा को कॉलेज की हर जगह पर देख लिया, लेकिन वो कॉलेज में होती तो नजर आती। छुट्टी से कुछ पहले भी उसने सलमा को देखना चाहा। उसने सलमा की क्लास फेलो से पता किया, जिसका जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। वो तो आज कॉलेज आई ही नहीं। अगले रोज तहमीना के पहुंचने से पहले ही गली के कोने पर सलमा उसका इंतजार कर रही थी। तहमीना ने एक नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गई। सलमा को अंदाजा था कि वो ऐसा ही रद्द अमल दिखाएगी। वो उसे मनाती रही, झूठी सच्ची तरह तरह की कहानियां घड़ती रही। तुमने कहा था मैं कॉलेज आ जाऊंगी, लेकिन तुम कॉलेज क्यों नहीं आए फिर? तहमीना का गुस्सा ज्यादा देर नहीं रह सका। यार तहमीना, वो मैं अपने दोस्त के घर भी नहीं गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके साथ जाने की। तुम्हारे जाने के बाद मैं वापस घर चली गई थी, मेरा यकीन करो। तहमीना के माथे के बलों में इजाफा हुआ था जब उसने कुछ देर बाद उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी। तहमीना, मैं तुम्हें एक बात सच सच बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले वादा करो तुम मेरे सच में मेरा साथ दोगी, मेरी एक अच्छी हमराज बनोगी। क्या बात? तहमीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुम ये ना समझना उस दिन मैंने झूठ बोला था, वो दोस्त वाली बात भी सही है। मुजम्मिल मेरी दोस्त नाजिया के भाई हैं। सलमा ने तहमीना के कुछ बोलते बोलते बात पकड़कर कहा, लेकिन सलमा, अगर वो शादी करना चाहता है तो ये तरीका सही नहीं है ना, इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ बदनामी की तरफ ले जाता है। उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन को भेजे। हाँ, इसी सिलसिले में तो वो मुझसे मिलना चाहता है। कल भी हम कोई बात नहीं कर सके, मैं अपने घर चली गई और वो अपने काम पर। अगले मंगल को वो चाहता है कि कॉलेज के सामने वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट में उससे मिले, सिर्फ एक बार। सलमा बड़ी बेखौफी से उसे बता रही थी। हमसे मतलब? तुम और मैं?
دیکھو تہمینہ، میں اکیلے اس سے ملنے نہیں جا سکتی، تم میری سہیلی ہو، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، صرف ایک بار کی تو بات ہے، پلیز۔ وہ التجائیہ نظروں سے تہمینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ سلمیٰ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ میرے گھر والے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، تمہارا اور تمہارے گھر کا یہ مزاج اور تربیت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے گھر کا کہ ہم صبح کالج کا بول کر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں۔ ہمارے ماں باپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ تم میں اتنی ہی دلچسپی رکھتا ہے تو سیدھا طریقہ اپنائے، ملنے ملانے کی بات کیوں کرتا ہے؟ اور جو تمہاری دوست ہے اسے پتا ہے یہ سب کچھ؟ جانتی ہو اسے پتا چلے گا تو اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی، نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کر پائے گی اور نہ اپنی دوست کے ساتھ، تمہاری اس سے دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ تہمینہ کو اس وقت جو سمجھ آیا وہ اس نے کہہ دیا۔ سلمیٰ وقتی طور پر خاموش ہو گئی، مگر اگلے دن پھر وہی بات چھیڑ دی۔ ایک دن ملنے سے کیا ہوتا ہے، صرف تھوڑی دیر کی تو بات ہے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، تم جلدی اٹھ جانا، وغیرہ وغیرہ۔ تہمینہ اسے جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی تھی۔ تہمینہ نے شاید ہی کوئی اچھی نصیحت، اچھی دلیل چھوڑی ہو جو اسے نہیں دی ہو۔ وہ سلمیٰ کا ساتھ دینے کے لیے کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہو رہی تھی، مگر سلمیٰ کے ترلے منتوں کے آگے ہار ماننا پڑی۔ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے راضی تو ہو گئی ہوں، مگر کان کھول کر سن لو، یہ پہلی اور آخری بار ہے، اس کے بعد تم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ وہ اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجتا ہے تو ٹھیک، نہیں بھیجتا تو اپنے گھر والوں کے فیصلے کو مقدم سمجھو۔ تہمینہ اپنی کتابیں بیگ میں ڈال رہی تھی۔ تمہارے لیے کہنا آسان ہے، میرے لیے نہیں، مجھے اس سے محبت ہے۔ دیکھو یہ محبت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، فضول چکروں میں مت پڑو اور پڑھائی پر توجہ دو۔ تہمینہ نے سلمیٰ کی بات کو اچکتے ہوئے کہا۔ تم کیا جانو، سچ سچ بتانا، کیا تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے؟ سلمیٰ گھاس نوچ رہی تھی۔ دیکھو سلمیٰ، محبت کچھ نہیں ہوتی، صرف غرض اور ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم لوگ محبت کا نام دیتے ہیں۔ تو گویا تم محبت کے جذبے پر یقین نہیں رکھتی؟ اس بار سلمیٰ نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس طرح سرے عام محبت نبھانے یا محبت کرنے کی اجازت ہو۔ دوسری بات یہ کہ میں محبت پر یقین رکھتی ہوں، مگر صرف شادی کے بعد کی محبت پر، جو میں اپنے شوہر سے کروں گی، اور تمہیں بھی ایسا ہی ذہن بنانا چاہیے، اسی میں ہم لڑکیوں کی بھلائی ہے۔ تہمینہ نے طویل دلیل دی، اور اگر نظر میں کوئی سما جائے تو؟ سلمیٰ کہاں ہار ماننے والی تھی، اسی لیے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، نہ نظر اٹھے گی، نہ پڑے گی، نہ مشکل ہوگی۔ تہمینہ نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں بہت خوبصورت بات کہہ دی۔ خوبصورت بات کہنے کے لیے اس کو سننے والا بھی خوبصورتی کو پرکھنے والا ہونا چاہیے۔ سنو تہمینہ، وہاں مزمل کا ایک دوست بھی آیا ہوا ہوگا، وہ دراصل تمہیں پسند کرتا ہے، تم تھوڑی دیر اس سے بات کر لینا، وہ تمہارے لیے بہت سنجیدہ ہے، بقول مزمل کے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ریسٹورینٹ جانے کے لیے کالج گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے سلمیٰ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو میری بات چیت پکی ہو چکی ہے میری تایا کے بیٹے سے، اگلے چند ماہ میں میری منگنی ہے، اور تم پھر بھی؟ تہمینہ بہت برہم ہو رہی تھی۔ سلمیٰ نے عجیب انداز میں بولا۔ سلمیٰ، تم اس حد تک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی، اور آج کے بعد تمہاری اور میری دوستی بھی ختم۔ تم اب سمجھنے سمجھانے کی ہر حد پار کر چکی ہو، کچھ تو اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھو۔ تہمینہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اچھا پلیز ناراض تو نہ ہو۔ اس کے بعد تہمینہ کو راضی کرنے کے لیے سلمیٰ کو ایک بار پھر کئی جتن کرنے پڑے۔ مطلوبہ ریسٹورینٹ کالج کے سامنے کچھ سائڈ پر تھا۔ مزمل اور اس کا دوست پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی اور کالج کے باہر لڑکیوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا، سب اپنی اپنی مطلوبہ روٹ کی بس کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے 3 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ سلمیٰ کو کچھ یاد آیا اور وہ چونکی۔ اوہو تہمینہ، وہ سامنے اسٹاپ پر ماریا کھڑی ہوئی ہے، اس نے مجھے اپنا کیمسٹری کے نوٹس دینے تھے، میں نے اس کا کچھ کام کاپی کرنا ہے، کل آخری تاریخ ہے، میں ابھی اس سے نوٹس لے کر آتی ہوں۔ وہ انن فنن وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے تہمینہ مگر ہی کرتی رہ گئی۔ مزمل اور اس کے دوست نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اسے تسلی دی کہ وہ ریسٹورینٹ کے سامنے تک ہی تو گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔
तहमीना उसे देख सकती थी। वो स्टॉप पर खड़ी 3 लड़कियों में से एक से महज गुफ्तगू थी। जल्दी करो, चलो उठो, पकड़ो इन्हें, बैरूनी गेट बंद कर दो, कोई जाने ना पाए। एकदम हलचल मच गई। सबको पकड़ो और गाड़ी में डालो, उठो बेबी, ले चलो इन्हें भी। सलमा के बाहर निकलते ही सिपाहियों से भरी पुलिस मोबाइल दाखिल हुई और सबको पकड़ने लगी। ये एक कमर्शियल इलाका था। यहाँ 2-3 बैंक भी थे जिनकी मुलाजमीन की बहुत शिकायतें आ रही थी कि वो लंच टाइम पर बहुत देर तक बाहर रहते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज की प्रिंसिपल को भी बहुत सी शिकायतें मौसूल हो रही थी कि कॉलेज की बहुत सी लड़कियां मशकूक सरगर्मियों में मुलविस हैं। कॉलेज और बैंक यूनियन ने मिलकर करीब करीब के चंद मारूफ और मसरूफ तरीन रेस्टोरेंट में छापा दिलवा दिया। लेडी कांस्टेबल उसे इन दोनों लड़कों के दरमियान ही पकड़े खड़ी थी। अखबारी रिपोर्टर मजे से तस्वीरें लेने में मसरूफ था। देखते ही देखते सारा पांसा ही पलट गया। एक लम्हे में क्या से क्या हो गया। वो मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल सकी। वो कसूरवार थी या नहीं थी, इसका उनसे ताल्लुक है या नहीं, कुछ भी नहीं। बोलने की मोहलत ही कब दी गई थी किसी को। पुलिस पकड़ पकड़ कर सबको गाड़ी में डाल रही थी। गाड़ी में चढ़ते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। शहर की मारूफ कॉलेज की बहुत सी लड़कियां बैंक मुलाजमीन के साथ लंच टाइम में डेट मारते हुए पकड़ी गई, जिनके नाम ये हैं। कॉलेज प्रिंसिपल ने इन तमाम तालबात के नाम कॉलेज से खारिज कर दिए हैं। अगले दिन के अखबार में बहुत सी तफसीलात के साथ पकड़े जाने वालों की तस्वीरें और नाम शाया किए गए थे। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। घर में कोई उससे कलाम नहीं कर रहा था। बाप कल से कमरे में बंद था। बहन, सुना है तहमीना के उन दोनों लड़कों के साथ ताल्लुकात थे। मुझे तो पता ही नहीं चला। तहमीना ऐसी लगती तो नहीं। हाँ बहन, अखबार में ये भी लिखा था कि उसकी और भी बहुत से लड़कों के साथ दोस्तियां हैं। अकबर साहब तो इतने नेक नवाजी हैं, कुछ तो अपने बाप का ख्याल करती। अजरा, सुना है उसको कॉलेज से भी निकाल दिया है। जाहिर है बदकिरदार लड़की को कौन कॉलेज में रखना पसंद करता है। लगता तो ऐसे ही था कि ये सीधा कॉलेज जाती होगी, मगर तौबा तौबा, अगले कई दिन तक वो मोहल्ले की औरतों की मीठी मीठी बातें सहती रही। कितना आसान होता है ना हमारे मुआशरे में लड़की पर कीचड़ उछालना। कितना मजा आता है हमारे मुआशरे को ऐसी किसी भी बात को मजे ले लेकर बढ़ा चढ़ा कर करने में। ऐसी बातें करते वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। इतनी दीदा दिलेरी से किसी पर कीचड़ उछालती हैं। उस बेटी की जगह अगर उनकी अपनी बेटी होती तो क्या उनकी बेटी भी हो सकती थी। खौफे खुदा कब हमारे दिल दहलाकर हमें बास रहने पर मजबूर करेगा, आखिर कब। क्या कहा शहरोज के घर वालों ने। अजरा बेगम एक उम्मीद के साथ लपकी थी। उन्होंने तहमीना के रिश्ते से इनकार कर दिया है। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा। अजरा बेगम बेड पर ढह गई। अब नासिर शाह से बात करनी होगी मुझे। नासिर, आपका वो गरीब अनपढ़ रिश्तेदार जो उम्र में 10 साल बड़ा है और वेल्डिंग करता है, जिसका रिश्ता आने पर आपने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाला था। अजरा बेगम बेचैनी से खड़ी हो गई। हाँ वही। उस वक्त मुझे बेटी पर मान था, एतमाद था। मेरी रगों में दौड़ने वाला खून थी वो, मेरे जिगर का हिस्सा थी। अकबर साहब कपकपाती आवाज और नम आंखों के साथ बेड पर बैठ गए। सफिया खाला आई थी। मेरी और फरहान की मंगनी तोड़ गई है। सुना तुमने, मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। तुम्हारी वजह से मेरा भी कॉलेज जाना छूट गया है। जहाँ जाओ सब बातें करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, किस किस का सामना करूं मैं। फिर कहती हो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। किस किस को फ्रेब दोगी ये बातें करके। बोलो, बुराई करने वाला ही बुरा नहीं होता, बुराई का साथ देने वाला भी उतना ही बुरा होता है। तुम्हारी वजह से हम सब की जिंदगी मुतासिर हो रही है। उसने नफरत से मुंह फेर लिया। तहमीना की बड़ी बहन शुबाना के आंसू और नश्तर जैसे लफ्ज उसे बहुत तकलीफ दे रहे थे। वो पिछले 15 दिन से रो रो कर, हाथ जोड़ जोड़ कर सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिला दिलाकर थक चुकी थी। वो घंटों माँ के घुटनों में बैठकर गिड़गिड़ाती रहती, वास्ते सवाल देती, कस्में खाती, मगर वो भी क्या करती। एतमाद बहुत बड़ी कुव्वत रखता है और जब एतमाद ही टूट जाए तो सब बिखर जाता है। वो रोने पर आती तो घंटों रोती ही चली जाती। उसका दिल हर चीज से उच्चाट हो गया था। कसूरवार कौन है, मर्द या औरत। वो मर्द जो अपनी जरूरियात की तकमील के लिए औरत को गलत रास्ते दिखाता है, या वो औरत जो मर्द की बातों में आकर ऐसे रास्तों की मुसाफिर बनना कबूल कर लेती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा कदम, चाहे वो मर्द ने उठाया हो या औरत ने, सिर्फ उसकी जात तक महदूद नहीं रहता।